गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक लेक्चर में हमने मोलैरिटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल की थी और साथ ही में हमने ये भी देख लिया था कि कैसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का इस्तेमाल करके मोलैरिटी को निकाला जाता है और हमने एक फार्मूला भी वहाँ से डिराइव करके देख लिया था। आज जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ मोल फ्रैक्शन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मोल फ्रैक्शन को जब भी आप पहले डिफाइन करने जाओगे सो मोल फ्रैक्शन इट इज़ डिफाइंड ओनली फॉर ए मिक्सचर। एक मिक्सचर के लिए मोल फ्रैक्शन को डिफाइन किया जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए गिवन कंपोनेंट इन द मिक्सचर टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मोल रेशियो क्या होता है? मोल रेशियो एक मिक्सचर के किसी भी कंपोनेंट के मोल्स का रेशियो होता है किसके साथ? टोटल मोल्स ऑफ द मिक्सचर के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँगा कि मेरे पास एक गैशियस मिक्सचर है, मेरे पास एक गैशियस मिक्सचर है तीन चीज़ों का, किस किस का? ए का, बी का और सी का। ये मेरे पास गैशियस मिक्सचर है तीन, ठीक है। ये मेरे पास तीन गैशियस मिक्सचर्स हैं, ए, बी और सी। नाउ अगर मैं इन तीनों के हिसाब से बोलूँ कि लेट N1 इज इक्वल टू क्या है? N1 मोल्स ऑफ ए। N1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए। हमारे पास जो ये N2 है दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी, और जो ये N3 है दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी। एक मिक्सचर है, एक गैशियस मिक्सचर में मान लेता हूँ, एक गैशियस मिक्सचर में मान लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक गैशियस मिक्सचर है तीन गैसेस का, ए का, बी का और सी का, और इसमें N1 है टोटल मोल्स ऑफ ए, N2 है मोल्स ऑफ बी और N3 है मोल्स ऑफ सी। तो अगर मैं आपसे कहूँगा व्हाट इज द टोटल मोल्स इन द मिक्सचर, व्हाट इज द टोटल मोल्स इन द मिक्सचर, मिक्सचर में टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल मोल्स इन द मिक्सचर, टोटल मोल्स इन द मिक्सचर वो कितने हैं आपके पास? तो आप सब यही बताओगे कि टोटल मोल्स इन द मिक्सचर है N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। अब अगर हमें मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना है तो हम एक मिक्सचर के हर इंडिविजुअल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हमारे पास जो ये गैशियस मिक्सचर है इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? तीन हैं, ए है, बी है और सी है। अब अगर मुझे हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन डिफाइन करना है तो वो कैसे किया जाता है? वी राइट इट लाइक दिस, एक्स ऑफ ए, ठीक है। एक्स ऑफ ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। एक्स ऑफ ए को क्या कहते हैं? इट इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा N1 डिवाइडेड बाय N2 प्लस N3, और साथ ही साथ में यहां पर भी N1 होगा। अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज एक्स बी, तो एक्स बी क्या है? दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो बी के कितने मोल्स थे? N2, और टोटल मोल्स हमारे पास कितने हैं? N1 प्लस N2 प्लस N3। अगर मैं आपसे कहूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सी डिफाइन करो, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, वो किसके बराबर है? मोल्स ऑफ सी। सी के मोल्स हैं N3, और टोटल मोल्स हमारे पास कितने हैं? दैट इज N1 प्लस N2 प्लस N3। ये हमारे पास हो गया मोल फ्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए में इसका न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज लेस देन 1। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑल्सो लेस देन 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज ऑल्सो लेस देन 1। ये तीनों के तीनों 1 से छोटे हैं। लेकिन अगर हम इन तीनों का सम करें, मतलब अगर मैं लिख दूं एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तो वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आएगा N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N2 होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N3 होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। यहाँ पर अगर आप चेक करोगे इधर पर LCM जो है, LCM जो है वो N1 प्लस N2 प्लस N3 ही आएगा, और ऊपर भी बन जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3। जब आप इन दोनों को देखेंगे ये सब 1,
तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा, दैट इज अच्छी सी चीज़ हमने क्या सीखी, सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस, सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस, सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इन ए मिक्सचर, एक मिक्सचर में जितने भी मोल फ्रैक्शंस हैं उन सब का सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस इन ए मिक्सचर इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सब का बेटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें, अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपके पास एक मिक्सचर है दो चीज़ों का, ठीक है, दो चीज़ों का मिक्सचर है, किस किस का है, ए का है और बी का है, और मान लीजिए ए का मोल फ्रैक्शन, चूंकि हम जानते हैं मिक्सचर में जो हर कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 से छोटा होता है। सो लेट मी राइट दिस एज 0.35। मैं आपसे पूछूं बी का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो आप सीधे मुझे बोलोगे 1 माइनस 0.35 एंड दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0.65। ठीक है, बिकॉज आप जानते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आपको वहीं से दिया गया था, कितना, 0.35, और क्वेश्चन आपसे एक्स बी पूछ रहा है। तो हम तो ये जानते हैं ना कि सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शंस, इस मिक्सचर के लिए कितने मोल फ्रैक्शंस डिफाइन है, दो ही हैं, तो हम भी लिखेंगे एक्स ए प्लस एक्स बी दैट इज इक्वल टू 1, जहाँ से मुझे पता चल जाएगा एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, वही बन जाएगा 1 माइनस 0.35 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 0.65। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक और चीज़ जो सीखने को मिलेगी वो ये है, देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी हैं, लेट इसके मोल्स हैं n1, लेट इसके मोल्स हैं बी के मोल्स हैं n2। मैं आपसे कहूँगा व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे n1 होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, अब मैं आपसे एक सवाल यहीं पर पूछता हूँ, मुझे बताओ ये एक्स ए का जो मोल फ्रैक्शन है पक्का ये तो 1 से छोटा ही है, बट इफ वी वांट एक्स ए इक्वल टू 1, अगर हम एक्स ए को 1 चाहते हैं कि एक्स ए कितना आ जाए, 1 आ जाए, अगर एक्स ए 1 आना चाहिए तो हमारे पास n1 जो न्यूमरेटर है, जो यहाँ पर ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर जो है ये दोनों बराबर आने चाहिए, क्योंकि फिर दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, और जैसे ही ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब बट इफ वी वांट एक्स ए इज इक्वल टू 1, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन क्या, जब n2 0 के बराबर हो जाए। अब n2 0 होने का मतलब क्या है, इस n2 0 होने का मतलब ये है कि हमारे इस कंटेनर में B का कोई मोल नहीं है, सिर्फ A ही है। अब जब सिर्फ A ही है तो मैं कहूँगा दिस इज प्योर A एंड दिस इज नॉट ए मिक्सचर। अब ये मिक्सचर नहीं रहा, अब ये सिर्फ प्योर सबस्टेंस रहा। क्या रहा, प्योर सबस्टेंस। बट इफ वी वांट एक्स ए इज इक्वल टू 1, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन n2 इज इक्वल टू 0। दिस means we have only A in A present, hence it is not a mixture, तो ये हमारे पास एक मिक्सचर बिल्कुल भी नहीं है। अब चूंकि हमने कहा है कि मोल फ्रैक्शन जो है ये डिफाइन होता है किसके लिए, मिक्सचर के लिए ही, इसका मतलब x कभी भी 1 नहीं हो सकता। अब क्या कभी x 0 हो सकता है, x 0 कब हो सकता है, नाउ इफ वी वांट x इज इक्वल टू 0, अब x कब 0 होगा, अब x दो ही सूरतों में 0 हो सकता है, या तो न्यूमरेटर 0 हो जाए या तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट हो जाए, लेकिन इनफाइनाइट होने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम कहेंगे, अगर मैं यही कहूँ यहाँ पर ऐसे कहूँ, नाउ इफ वी वांट x इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स that n1 should be equal to 0. This means that n1 should be equal to 0. n1 is equal to 0 का मतलब क्या है, और we can say a is absent, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर a absent हो गया फिर भी ये मिक्सचर नहीं है, क्योंकि इसमें थे ना दो ही कंपोनेंट्स, एक था a एक था b।
अगर आपने N1 को 0 मान लिया तो आप ये कह रहे हो कि इस डब्बे में, इस बॉक्स में A है ही नहीं। अगर A है ही नहीं तो हम कहेंगे ना A इज़ एब्सेंट। फिर भी ये क्या नहीं रहेगा, फिर भी ये एक मिक्सचर नहीं रहेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हो इन अ मिक्सचर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 1 बट A इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मोल फ्रैक्शन तभी 0 आएगा किसी कंपोनेंट का अगर वो कंपोनेंट मिक्सचर में मौजूद है ही नहीं। अगर वो है ही नहीं तो वो उसका पार्ट है ही नहीं। ठीक है, किसका पार्ट नहीं है? मिक्सचर का पार्ट नहीं है। सो दैट मीन्स फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स वी कम टू नो मोल फ्रैक्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता और मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 नहीं हो सकता। मोल फ्रैक्शन 0 होने का मतलब ये है कि वो सब्सटेंस, वो कंपोनेंट मिक्सचर में प्रेजेंट है ही नहीं, और मोल फ्रैक्शन इक्वल टू 1 होने का मतलब है कि वही सब्सटेंस मिक्सचर में है, यानी कि मिक्सचर हमारे पास दोनों सिचुएशंस में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 कंपोनेंट्स की बात की जाएगी, हाँ 3 कंपोनेंट्स की बात की जाएगी, तब तो आप कह सकते हो कि x इज इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं कि वो मिक्सचर नहीं होगा, क्योंकि बाकी 2 कंपोनेंट्स भी तो अभी बचे हुए हैं ना। ठीक है, जैसे हम कहेंगे x जो है, x हमेशा किसी भी कंपोनेंट का 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, और हमेशा 1 से छोटा होगा। तो मैं कहूँगा, देखो क्या लिखूँगा मैं इसको, फॉर एनी कंपोनेंट, फॉर एनी कंपोनेंट इन द मिक्सचर, फॉर एनी कंपोनेंट इन द मिक्सचर। और वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कोई भी कंपोनेंट जो मिक्सचर में मौजूद है उसका मोल फ्रैक्शन 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, ना ही 0 के बराबर होगा और ना ही 1 के बराबर हो जाएगा। बिकॉज अगर 1 हो गया तो मतलब 100% प्योर है वो सब्सटेंस, फिर वो मिक्सचर नहीं रहा, और 0 नहीं है तो मतलब आप ये कह रहे हो कि वो सब्सटेंस मिक्सचर में मौजूद है ही नहीं। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। रिमेंबर दिस थिंग, मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। इट इज़ नाइदर 0 नॉर इट कैन बी 1। ना ही ये 0 हो सकता है, ना ही ये 1 हो सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमारे पास अब नेक्स्ट टर्म आती है, दैट व्हाट वी कॉल एज मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी। एंड हाउ डू वी डिफाइन दिस मोलैलिटी? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स, एज द नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 kg of solvent। सॉल्वेंट के 1 kg में कितना सोल्यूट मौजूद है, कितने सोल्यूट के मोल्स मौजूद हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मोलैलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बताऊं, ए सॉल्यूशन हुज मोलैलिटी इज 3 मोलल। देखो बेटा लिखते कैसे हैं, 3 मोलल लिखते हैं, या तो बेटा आपको ऐसे लिखा होगा स्मॉल m, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। तो चाहे 3 मोलल ऐसे लिखा हो या 3m लिखा हो, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 3 मोल्स ऑफ सोल्यूट आर प्रेजेंट इन 1 kg of solvent, are present in 1 kg of solvent। अगर मेरे पास 4 मोलल सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स 4 moles of solute, it means 4 moles of solute are present in किसमें 4 moles present solute है? 1 kg of solvent। 1 kg सॉल्वेंट में 4 मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं। अगर मेरे पास इसी तरीके से मान लीजिए 3 मोलल सोल्यूशन है, 3 तो वैसे मैं लिख चुका हूँ, 2.3 मोलल सोल्यूशन है, तो मैं क्या कहूँगा? आई कैन से दिस मीन्स 2.3 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 2.3 moles of solute are present in 1 kg of solvent। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझना है, तब जाकर आपके पास आ जाएगा कि मोलैलिटी का मतलब कितने मोल सोल्यूट के 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट हैं। अगर आपको कभी ये आ गया कि 1 kg सॉल्वेंट में सोल्यूशन में नहीं,
कीप दिस थिंग इन माइंड, हम यहाँ पर बोल रहे हैं 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी में क्या है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सवाल आ जाए, और वो सवाल क्या है, सवाल है फाइंड मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 15 grams of urea in 200 grams of solution, अब आपको ये सवाल करना है जहां पर आपको मोलैलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है? एक ऐसे सॉल्यूशन की जिसमें 15 ग्राम यूरिया है 200 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन का वेट कितना है 200 ग्राम्स। ठीक है। अब 200 ग्राम्स में कितने ग्राम्स यूरिया के हैं 15 ग्राम्स। ऑब्वियस सी बात है यूरिया यहां पर एक्ट कर रहा है एज सोल्यूट, यूरिया इज एक्टिंग एज सोल्यूट। हमें पता है, सबसे पहले तो हमें यह पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारे पास सॉल्यूशन का कितना वेट दिया गया है? सॉल्यूशन का वेट 200 ग्राम दिया गया है, सोल्यूट का वेट वो 15 ग्राम है, तो यहाँ से मुझे निकल आएगा सॉल्वेंट का वेट। और अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ से हमारे पास आएगा 185 ग्राम्स। कितना? 185। अब इस 185 ग्राम्स का मतलब समझ लीजिएगा। देखो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 200 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, 200 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स कितने बेटा? इट कंटेन्स 15 ग्राम्स ऑफ यूरिया। ठीक है। नाउ 200 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम्स ऑफ यूरिया। अब बेटा यहां पर मैं 1000 ग्राम्स नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? आप में से शायद बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस साइड से भी 5, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, नो डाउट यहाँ पर आपके पास 1 kg या फिर 1000 ग्राम्स आ गए, लेकिन वो किसके आ गए? वो तो आ गए ना सोल्यूशन के। लेकिन हमें तो 1000 ग्राम चाहिए सॉल्वेंट के, लेकिन हमने किसके ले लिए? हमने ले लिए सोल्यूशन के। इसका मतलब ये ठीक नहीं है, बिकॉज मोलैलिटी सोल्यूशन से नहीं बल्कि सॉल्वेंट से डिसाइड होती है। तो अब हम कैसे करेंगे? पहले देखते हैं एक चीज। मोलैलिटी का मतलब है कितने मोल सोल्यूट के। अब हमारे पास सोल्यूट के क्या दिया गया है? मास। तो पहले हम इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? 200 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, 200 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स, 200 ग्राम सोल्यूशन में कितना है 15 डिवाइडेड बाय यूरिया का मॉलिक्यूलर मास अगर आप चेक करोगे दैट इज 60। तो आगे लिखेंगे मोल्स ऑफ यूरिया। ठीक है। अब हमारे पास सोल्यूट के मोल्स तो आ गए, लेकिन सॉल्वेंट का वेट नहीं आया। अब 200 ग्राम सॉल्यूशन जो आपने यहां पर ये लिखा है ना, ये 200 ग्राम सॉल्यूशन, 200 ग्राम सॉल्यूशन का एक और मतलब भी है 185 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। आइदर यू से 200 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन और यू से 185 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो मैं इसको ऐसे ही चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा 200 grams of solution contains 50 by 60 moles, और I can also write 185 grams of, लेकिन अब लिखेंगे यहां पर solvent contains क्या? It contains 15 by 60, it contains 15 divided by 60 moles of यूरिया। ठीक है। अब बताइए बेटा 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स, 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स देखो बेटा 15 by 60 का मतलब तो 1/4 और 1/4 का मतलब 0.25। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 185। आगे हम लिखेंगे मोल्स ऑफ यूरिया। तो 1 ग्राम सॉल्वेंट में कितना है मोल्स, वो भी आ गया। अब आप सीधे ही लिख सकते हो 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम्स ऑफ
solvent that contains how many moles? That contains 0.25 divided by 185 into बेटा करोगे 1000, आगे आ जाएगा मोल्स ऑफ यूरिया। ठीक है, तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने हैं? दैट इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाई 185 इंटू 1000। तो चलो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इतने मोल्स हैं, तो इसका मतलब बेटा मोलैलिटी जो सोल्यूशन की है वही है ना असल में बराबर 0.25 डिवाइडेड बाय किससे? 185 इंटू 1000। ये हमारे पास आंसर आ गया मोलैलिटी का। ठीक है, अब ज़रा पहले थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास एक फॉर्मूला भी बन जाएगा। देखो, सबसे पहले आप इसके इस टॉप वाली चीज़ पर फोकस करो। मोलैलिटी में ये 0.25 क्या है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम द अबव मोलैलिटी इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब नीचे देखो, नीचे क्या था? नीचे था 185। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज दिस 185? ये 185 था ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट था। बिल्कुल। अब ये जो 1000 है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आई विल राइट दिस एज 185 और इसके नीचे मैं ले आऊंगा 1000। ये तो अभी भी वही बात है। अगर ये 185 ग्राम्स में था और आपने इसको डिवाइड कर दी 1000 के साथ तो ये किस में आ गया? ये आ गया केजी में। इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में क्या होता है? डिनोमिनेटर में होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस में? केजीज में। सो आई कैन राइट मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। मोलैलिटी किसके बराबर है? मोलैलिटी बराबर है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। अब बेटा यहाँ पर याद कीजिए, मोलैरिटी किसके बराबर था? मोलैरिटी बराबर था मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखिए, अगर आपको मैं लिखूं यहाँ पर, मोलैरिटी किसके बराबर था? मोलैरिटी बराबर था मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था बेटा उधर पर? वहां पर था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लेकिन किस में? लीटर्स में। दिस वाज मोलैरिटी। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आप मोलैलिटी में देखेंगे, मोलैलिटी में ऊपर क्या है? मोल्स। क्या है? मोल्स। और ये मोल्स आपने कहां से निकाला? मास से। बेटा यहां पर भी क्या है? यहां पर भी मोल्स है और दिस मोल्स इज मास। ठीक है, लेकिन अगर आप मोलैलिटी के बिल्कुल डिनोमिनेटर में देखोगे, मोलैलिटी के डिनोमिनेटर में है वेट, मतलब ये भी क्या है? मास ही है। लेकिन अगर मोलैरिटी के डिनोमिनेटर में देखोगे तो इसके डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है। अब अगर मैं आपको बोलूंगा मोलैलिटी इन्वॉल्व्स, मोलैलिटी इन्वॉल्व्स ओनली मास, मोलैलिटी इन्वॉल्व्स ओनली मास while as molarity, while as molarity involves, molarity में क्या क्या है? involves mass and volume। ठीक है, involves molarity involves mass and volume। अब देखो, टेम्परेचर मैं आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं, ये टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है बेटा, टेम्परेचर हैज एन इफेक्ट, हैज एन effect on volume. Temperature has an effect on volume but no effect on mass, but no effect on mass। टेम्परेचर का जो है वो इफेक्ट है किस पर? वॉल्यूम पर, लेकिन मास पर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हमारे पास अगर मोलैलिटी में सिर्फ मास वाली टर्म्स है, अगर मोलैलिटी में सिर्फ मास की ही टर्म्स हैं, तो टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट मोलैलिटी पर नहीं होगा। लेकिन अगर मोलैरिटी में वॉल्यूम भी है, अब चूंकि टेम्परेचर वॉल्यूम को इफेक्ट करता है, तो हम कहेंगे टेम्परेचर इफेक्ट्स मोलैरिटी, इट डज नॉट इफेक्ट मोलैलिटी। ठीक है, अब देखो बेटा, सिंस मोलैलिटी
since molality involves only mass, hence temperature has no effect ऑन मोलैलिटी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोलैलिटी को टेम्परेचर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑल्सो बिकॉज मोलैरिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम ऑफ solution, hence it gets affected by temperature। इसीलिए मोलैरिटी को टेम्परेचर से फर्क पड़ता है। अब क्या असर पड़ता है वो आप देखिए बेटा। मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कौन सी रिलेशन है? इनवर्स। कौन सी रिलेशन है? इनवर्स। सो बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। सो मोलैरिटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अगर आप विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो अगर आप टेम्परेचर किसी भी सॉल्यूशन का इंक्रीज कर देते हो तो उसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी? उसकी मोलैरिटी कम हो जाएगी, बिकॉज सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्लियर? तो अब आपने ये देखा कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में टेम्परेचर किस क्वांटिटी पर असर डालता है और क्यों डालता है, दोनों रीजंस हमने यहाँ पर देख लिए, ठीक है। अब हम बेटा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उन क्वेश्चंस के बाद हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल अच्छे तरीके से किया जाता है। एक बात इसमें बेटा ख्याल रखिएगा, बिफोर वी आर प्रोसीडिंग एनी फर्दर, कीप वन थिंग इन माइंड कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, डेफिनिशंस पर आपकी होल्ड बड़ी अच्छी है, तो कोई भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसको कैजुअली ले लिया और ये सोच लिया कि चलो हम मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद रख लेते हैं, काम हो जाएगा, तो बेटा ऐसे कभी भी काम नहीं होगा, उल्टा आपका काम बिगड़ जाएगा। क्लियर? तो हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा कि आपको अगर अच्छे से होल्ड रखना है कंसंट्रेशन टर्म्स पर, तो कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशंस या फार्मूलाज को रटने पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, फार्मूलाज अगर आपको याद भी रह जाते हैं तो वो और अच्छी बात है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर खुदा ना खास्ता एग्ज़ाम में हमें फार्मूला ही भूल गया, तो कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन, लेट मी रिपीट माई सेल्फ अगेन, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चन एक है, हमें एक एक्वस सॉल्यूशन दिया गया है H2SO4 का। क्या दिया गया है? एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इक्वल टू 0.05। H2SO4 का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.05। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट। परसेंटेज वेट बाय वेट कहो या फिर ऐसे भी कह सकते हो फाइंड परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बहुत अच्छा सवाल भी है और इससे आप सीखोगे भी, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वेट कहो या परसेंटेज बाय मास कहो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, कोई चीज इसमें चेंज नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए बेटा, सॉल्यूशन एक है हमारे पास H2SO4 का, जिसमें H2SO4 का मोल फ्रैक्शन कितना है? दैट इज 0.05। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। अब ऑब्वियस सी बात है, सॉल्यूशन भी क्या है? एक मिक्सचर ही है। यहां पर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 ये कितना है? दिस इज 0.05। तो जाहिर सी बात है बेटा, चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब दूसरा कंपोनेंट कौन है? पानी है, तो उसका जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज 0.95, ठीक है। अब जब हमने ये मोल फ्रैक्शन भी देख लिया, आप यहां से एक चीज देख सकते हो, क्या?
अगर मैं आपसे कहूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय करो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 0.95, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 की बात करूं, क्या वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। किस किस के मोल्स हैं इसमें, इसमें है मोल्स H2SO4 के और इसमें है मोल्स किसके, वाटर के। होल डिवाइडेड बाय व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, वो है ना असल में बराबर मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो अब आप अगर यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास डिनोमिनेटर जो दोनों में है वो सेम है, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, N ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय N ऑफ वाटर, और यही हमारे पास बन जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 0.95। इससे बेटा हमें कुछ पता चल जाएगा, क्या हमें ये पता चल जाएगा विच एम्प्लॉयज मोल्स ऑफ H2SO4 कितने हैं, मोल्स ऑफ H2SO4 हैं 0.05, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि मोल्स ऑफ वाटर जो है ये है हमारे पास 0.95। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब पहली बार चूंकि आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो मैंने ये इतना डिटेल में किया, वरना अगर मुझे पहली बार ही पता चल गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वही अगर आया था 0.05 डिवाइडेड बाय 0.95, तो मैं यहीं पर कहता मोल ऑफ H2SO4 0.05, मोल्स ऑफ वाटर 0.95, बिकॉज टोटल मोल्स जो दोनों के केसेस में है वो क्या हो जाएंगे, कैंसल, जैसा हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एक रिजल्ट मोल फ्रैक्शन रेशियो, देखो हम क्या रिजल्ट लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन रेशियो इज सेम एज दैट ऑफ mole ratio, is same as that of mole ratio for any two components, दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का रेशियो वही होता है जो उनके मोल्स का रेशियो होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको यहां पर ध्यान में रखनी होगी आगे से इंशाल्लाह। अब देखिए बेटा, तो हमारे पास H2SO4 के कितने मोल्स आ गए 0.05, और मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए 0.95। हमें निकालना क्या है, बेटा, वी नीड टू फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है, और एक इसके बराबर होता है दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, और बेटा मल्टीप्लाई आप इसको करते हो 100 के साथ, ठीक है। अब ये इक्वेशन को मैं नाम रखूंगा फर्स्ट और आगे बढ़ जाऊंगा। बेटा देखो क्या, सी दिस, हमारे पास कितने मोल्स हैं बेटा H2SO4 के, वेट ऑफ सोल्यूट मतलब H2SO4, तो मोल्स ऑफ H2SO4 है मेरे पास कितने 0.05, विच एम्प्लॉयज क्या, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, इट इज इक्वल टू 0.05 इंटू उसका मॉलिक्यूलर मास दैट इज 98, ठीक है। तो यही बन जाएगा बेटा 98 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम इसको इवेल्युएट करेंगे इट बिकम्स 8 5 इज 40, 4 कैरी, 9 5 इज 45, 45 एंड 4 49 बन जाएगा, और डिवाइड करेंगे बेटा हम इसको किससे, 100 से, वही बनेगा हमारे पास 4.9 ग्राम्स। तो हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट आ गया। अब देखो हम करेंगे, हमें पता है सॉल्वेंट चूंकि वाटर है और उसके मोल्स हैं 0.95, तो मैं यहां से निकाल लूंगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और वो किसके बराबर होगा बेटा 0.95 इंटू 18। अब बेटा इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 18 इंटू 1 माइनस 0.05, ये आसान हो जाएगा बेटा थोड़ा सा, 18 1 इज 18, 18 5 जा बेटा 18 5 इज 90, लेकिन ये है 5/100, सो 90/100 दैट इज 0.9, 90/100 इज 0.9, और 18 माइनस 0.9 बेटा दैट बिकम्स 17.1 ग्राम्स। तो हमारे पास
वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया, वेट ऑफ सोल्यूट भी आ गया। देयरफॉर बेटा हमें तो पता ही है वेट ऑफ सोल्यूशन बराबर होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, है कि नहीं। वेट ऑफ सोल्यूट बेटा कितना है हमारे पास, दैट इज 4.9 और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 17.1। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे दिस टर्न्स आउट टू बी 22 ग्राम्स। तो बस खत्म सवाल बेटा। देयरफॉर यूजिंग फर्स्ट, जो फर्स्ट आपके पास है परसेंटेज वेट बाय वेट किसके बराबर है बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट तो बेटा हमारे पास 4.9 है, बाय वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन बेटा 22 है, और मल्टीप्लाई बेटा इसको 100 से कीजिए। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 490 डिवाइडेड बाय 22। और बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा हमारे पास क्या क्या, वो ज़रा चेक कीजिए। 22 2 11 ज़ा, या फिर क्यों इतना लंबा क्यों करें, हम 22 1 ज़ा ही करें। 22 2 ज़ा दैट इज़ 44। तो 44 में 49 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 5 0 के साथ मिलेगा, हो गया 50। अगेन बेटा 22 2 ज़ा 44, 50 में से 44 निकालेंगे 6। अब 6 को 22 से तो होगा नहीं, तो पॉइंट चढ़ जाएगा, वो 60 बन गया होगा। दिस विल बी अगेन दिस वन। सो बेटा इसका आंसर है 22.2%। फाइनल आंसर तैयार है। ठीक है, तो हमने इसमें कोई भी बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट इतना नहीं लगाया, बल्कि बेसिक हम इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसीड किया, और जो हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस थी जो हम अभी तक पढ़ते हुए आए हैं वही डेफिनेशंस का इस्तेमाल करते हुए हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब चलिए बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड मोलैलिटी of the solution. Find molality of the solution for which या फिर अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेम करें, हम थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, फाइंड मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस solution of NaOH in which mole fraction of NaOH is equal to 0.1। आपको एक सॉल्यूशन का, एक एक्वस सॉल्यूशन का मोलैलिटी निकालना है जिसमें NaOH यानी कि जो सोल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.1। तो अब इधर पर तो और आसान हो जाएगा हमारे पास। कैसे, देखिए बेटा, अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH ऐसे है तो हम लिखेंगे हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। सो दैट विल टर्न आउट टू बी 1 माइनस 0.1 विच इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, अब बेटा अगर हम थोड़ा सा और इसमें सोचें कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, देखो चूंकि हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH भी आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O भी आ गया, अगर मैं करूं x ऑफ NaOH और अगर मैं करूं बेटा यहाँ पर x ऑफ H2O, क्या ये बेटा मोल फ्रैक्शन का ही रेशो नहीं है, और वही नहीं बराबर होगा मोल्स का रेशो भी। तो बेटा बस मैं वही लूंगा n ऑफ NaOH, एक मिनट, n ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय n ऑफ H2O, और बेटा वही बराबर बन जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH दैट इज इक्वल टू 0.1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O दैट इज इक्वल टू 0.9। ठीक है, अब बेटा वापस आ जाइए और ये चीज सोचिए, मोलैलिटी का मतलब क्या है, कितने मोल उस सोल्यूट के 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में है या 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में है। अब बेटा ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम इधर से कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे, हम कहेंगे 0.9 मोल्स ऑफ H2O, 0.9 मोल्स ऑफ H2O, और H2O एक्ट कर रहा है सॉल्वेंट, तो आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो 0.9 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स, बताइए बेटा सोल्यूट के कितने मोल्स, कंटेन्स 0.1 मोल्स ऑफ NaOH, कंटेन्स 0.1 मोल्स ऑफ NaOH। अब बेटा चूंकि हमें सोल्यूट के मोल्स चाहिए और सोल्यूट के मोल्स तो हमें आ गए, तो मतलब राइट साइड में हमें कोई भी चेंज नहीं करनी है।
जितनी भी चेंजेस करनी है वो सिर्फ लेफ्ट साइड में करनी है। लेफ्ट साइड में आपके पास सॉल्वेंट है, बिल्कुल है, तो इसके साथ भी नहीं छेड़ना है। लेकिन हमारे पास सॉल्वेंट के मोल्स हैं, लेकिन हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास। तो बेटा आप 0.9 को ही करो कन्वर्ट, किस में, 0.9 को मास में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करोगे बेटा, वी विल राइट दिस एज 0.9 इंटू 18 ग्राम्स ऑफ H2O, यानी कि जो सॉल्वेंट है that contains 0.1 moles of NaOH. 0.1 moles of NaOH. Beta, what is 0.9 into 18? It is equal to 9 8 is 72 to 7 16.2. शायद वही है, पहले चेक कर लेता हूँ। 8 9 is 72, 7 कैरी, 9 1 9, 16 डिवाइड बेटा 162, बिल्कुल बेटा 16.2। तो इसका मतलब बेटा ये हुआ 0.9 इंटू 18 का मतलब क्या हुआ, 16.2 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन्स बेटा कितने मोल्स, 0.1 मोल्स ऑफ NaOH। अब बताइए बेटा 1 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स, 1 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स, 1 ग्राम में कितने हैं बेटा, 1 ग्राम में है 0.1 डिवाइडेड बाय, अब बेटा नीचे है ना 16.2, क्या मैं उसी 16.2 को लिखूं 0.9 इंटू 18, आगे लिखूंगा मोल्स ऑफ NaOH। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो बताइए बेटा देयरफॉर 1000 ग्राम्स में कितने होंगे, 1000 ग्राम्स ऑफ H2O कंटेन्स, 1000 ग्राम्स ऑफ H2O कंटेन्स, उसमें कितने होंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू बेटा 18, और बेटा यहाँ पर इंटू 1000 आगे लिखेंगे मोल्स ऑफ NaOH। अब ज़रा बेटा ध्यान दीजिएगा 1000 ग्राम्स ऑफ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1000 ग्राम्स ऑफ H2O, मतलब आपको तो मिल गया 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स हैं, इसमें मोल्स हैं 0.1 इंटू 0.9 इंटू 18 इंटू 1000, इतने मोल्स हैं इसमें। 1000 ग्राम या 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स होते हैं, उसी को तो बोलते हैं मोलैलिटी। तो बेटा मैं क्या कहूँगा, देयरफॉर मोलैलिटी जो यहाँ पर आई दैट इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय क्या 0.9 इंटू बेटा 18 इंटू 1000, यही हमारा फाइनल आंसर है। और अगर आप इसको इवेल्युएट भी करोगे 0.1 इंटू 1000 दैट टर्न्स आउट टू बी 100, और बेटा 0.9 इंटू 18 ये तो मैंने अभी किया था 16.2। तो अब आप 100 बाई 16.2 को भी चाहो तो इवेल्युएट कर सकते हो, 2 50 ज़ा, 2 8 ज़ा और 2 1 ज़ा, बेटा यही बन जाएगा आपके पास 500 डिवाइडेड बाय 81, 500 डिवाइडेड बाय 81। अगर आप चाहो तो हम इसी को इवेल्युएट करेंगे, कैसे, 81 से ही कर लेंगे बेटा, 81 1 ज़ा ऊपर भी करेंगे, 81 से कितना करेंगे 6 ही करना पड़ेगा, 6 1 ज़ा इज 6, 8 6 ज़ा इज 48, तो ये 6 हो जाएगा बेटा। 500 में से बेटा 486 निकालिए तो 14 बचेगा, 14 को तो 81 से होगा नहीं बेटा, तो आपको पॉइंट चढ़ाना पड़ेगा, 140 बन गया होगा। 81 2 ज़ा करोगे तो 162, लेकिन आपको 81 1 ज़ा करना पड़ेगा। तो बेटा आपको 140 में से 81 पहले बाहर निकालिए, वो हो गया 59। अब 59 क्या बन गया होगा 590, तो आप 81 7 ज़ा कीजिए, 81 इंटू 7, 7 1 ज़ा इज 7, 8 7 ज़ा इज 56, तो बेटा बस ये 7 बन जाएगा। अब आपने यहाँ से देख लिया कि हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास 6.17 मोलैलिटी कितनी आ गई, मोलैलिटी कम्स आउट टू बी 6.17। अब बेटा ये मोलैलिटी जो 6.17 आई ना, ये आंसर निकालना चलो ठीक है, लेकिन मेन मकसद जो है ना, जो मेन है मेन, वो यहाँ पर फोकस करना है। आखिर ये तो मोलैलिटी यहाँ पर 6.17 तो आया, लेकिन उधर से हमें जो निकालना था, जो असल में चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता था, ये 6.17 आया कहाँ से, दिस केम फ्रॉम 0.1 डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू 18 इंटू 1000। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, थोड़ा सा गौर करोगे, ये 0.1 क्या था, वॉजंट दिस द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH, तो NaOH क्या है, सोल्यूट, सो वी विल राइट दिस एज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय,
ये 0.9 क्या था? ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर क्या एक्ट कर रहा था एज सॉल्वेंट? तो नीचे आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। 1000 हमेशा आएगा ही आएगा। और नीचे आ गया 18। व्हाट इज 18? वाटर का मॉलिक्यूलर मास। वाटर क्या था? सॉल्वेंट। तो बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला बन गया दैट इज मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट divided by mole fraction of solvent into 1000 divided by molecular mass of solvent. Again a very very important formula. और इसी चीज़ को बेटा अगर आप और मॉडिफाई करोगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे, आप जानते हो मोल फ्रैक्शन का रेशियो तो वही रेशियो होता है जो मोल्स का रेशियो होता है. यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू यहाँ से करेंगे 1000 और डिवाइड करेंगे इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट से. तो यही हमारे पास एक और फॉर्मूला बन जाएगा मोलैलिटी निकालने का. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज को हमें ध्यान से रखना होगा. अपने याद भी रख सकते हैं तो रख लीजिए, लेकिन कोई अगर भूल भी गया आपको तो कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है फिर भी आप इस फॉर्मूला को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बगैर भी अपना आंसर ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर स्टेप बाय स्टेप ये करके दिखा दिया. ठीक है, पूरे स्टेप्स मैंने करके दिखाए और फिर एंड में हमने एक फॉर्मूला भी निकाल लिया. अब देखिए बेटा हमारे पास एक नया क्वेश्चन जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और ये आता भी है बहुत सारे एग्जामिनेशंस में. यहाँ से जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना बेटा, वो फॉर्मूला डायरेक्टली भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है. नीट हो, जेई हो, इवन स्टेट बोर्ड्स हो, सब में ये पूछा जाता है. ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी यानी कि M, कॉमा मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन को D से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन ये डेंसिटी है ग्राम्स पर ml में. ये डेंसिटी किस में दी गई है? ग्राम्स पर ml में. ठीक है, चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल ट्राई टू गेट इट्स आंसर. बिल्कुल बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे, कोई भी नई चीज़ नहीं होगी इसमें, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर आपने वो पढ़े हैं अच्छे से तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा. देखो बेटा, बाय द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, बाय द मोलैरिटी M ऑफ द सॉल्यूशन. अब बेटा सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी दी गई है? M दी गई है. हमें क्या इससे समझ में आता है? व्हाट डू वी इंटरप्रेट आउट ऑफ दिस? अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी M है तो उससे आप क्या समझते हो? उससे आप ये समझते हो कि 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन हैज M मोल्स ऑफ सोल्यूट, है कि नहीं? अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी फॉर एग्जांपल 2 मोलर है तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब हुआ 2 मोल सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. अब अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी M है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका मतलब होगा M मोल सोल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. ठीक है, अब बेटा हम फिर से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे. मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m पाने के लिए हमें क्या चाहिए? वी रिक्वायर मोल्स ऑफ सोल्यूट, और मोल्स ऑफ सोल्यूट तो मेरे पास है, यहाँ पर मोल्स ऑफ सोल्यूट आर अवेलेबल. लेकिन मुझे यहाँ पर सोल्यूशन नहीं चाहिए, आई नीड सॉल्वेंट. और मुझे यहाँ पर ml नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर ग्राम्स चाहिए. बाकी सब अवेलेबल है हमारे पास. तो अब इसको कैसे हम हासिल करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, क्या आपके पास सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है? यस, डेंसिटी हैज बीन गिवन एज D ग्राम्स पर ml. तो मैं भी यहाँ पर लगाऊंगा D ग्राम्स पर ml.
और इसको बेटा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ये वॉल्यूम की टर्म, यानी कि मैं करूंगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन mls। अगर डेंसिटी को वॉल्यूम मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वही बन जाएगा आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आप चेक कीजिए बेटा, यहां से आपके पास ml और ml क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे केस में कितना बनेगा? डू यू नो व्हाट इज वॉल्यूम? यस, वॉल्यूम वाज 1000 और डेंसिटी कितना था, d। तो बेटा यही ग्राम्स बन गया मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना आया, 1000 d ग्राम्स। क्या मतलब है इसका? अगर बेटा आपने ऊपर लिखा 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन हैज m मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसका ये भी मतलब है कि 1000 इंटू d ग्राम्स ऑफ, अब बेटा सॉल्यूशन हैज कितने, m मोल्स ऑफ सोल्यूट, है कि नहीं? दोनों एक ही चीज है। अब देखो बेटा ये ml जो था वो अब ग्राम्स में आ गया। अब बेटा एक और प्रॉब्लम है मेरे पास। क्या प्रॉब्लम है? ये जो सोल्यूशन है, मुझे सोल्यूशन को कन्वर्ट कर देना है सॉल्वेंट में। तो अब इसको भी करने का तरीका हम पहले से ही जानते हैं। देखो बेटा, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है आपके पास, मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, यू हैव m मोल्स ऑफ सोल्यूट। देयरफॉर बेटा व्हाट इज द वेट ऑफ सोल्यूट, व्हाट इज द वेट ऑफ सोल्यूट, वो बराबर होगा ना m इंटू m1। वायर वायर व्हाट इज दिस m1, m1 इज द मोलिक्यूलर मास, m1 इज द मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, m1 इज द मोलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, है कि नहीं? देयरफॉर बेटा अब मुझे बताइए वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है? वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर है वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। बताइए बेटा वेट ऑफ सोल्यूशन किसके बराबर, ये बराबर था ना अभी 1000 d इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, मैं ऊपर निकाल चुका हूं, दैट इज m इंटू m1 प्लस बेटा यहां से आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब बेटा ये हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपके पास कितना है, ये है आपके पास 1000 d माइनस m इंटू m1 ग्राम्स। इतने हैं आपके पास बेटा सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेट। तो अभी जो आपने लिखा था, अभी जो हमने यहाँ पर लिखा 1000 d ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन, आप चाहे 1000 d ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन लिखिए या फिर बेटा आप लिखिए 1000 d माइनस m1 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब बेटा 1000 d माइनस m1 ग्राम्स ऑफ, अब बेटा वो सॉल्यूशन नहीं रहेगा, अब वो सॉल्वेंट रहेगा, हैज, उसमें कितने मोल्स हैं, हैज m मोल्स ऑफ सोल्यूट, हैज m मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब बताइए बेटा 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैज, 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैज, 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैज कितने मोल्स, m डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस m1 मोल्स ऑफ सोल्यूट, है कि नहीं? अब बेटा मोलैलिटी लाने के लिए आपको सॉल्वेंट का कितना वेट चाहिए, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स। तो बेटा ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट हैज, 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट हैज क्या है बेटा 1000 इंटू m डिवाइडेड बाय 1000 इंटू d माइनस m इंटू m1 मोल्स ऑफ सोल्यूट, है कि नहीं? जरा बेटा इसको पढ़िए, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट हैज 1000 m डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस m1 मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो बेटा यही तो इसकी मोलैलिटी भी है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया बेटा, 1000 इंटू डी, नहीं सॉरी 1000 इंटू m डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी माइनस m इंटू m1। यही है बेटा रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आपको ध्यान में रखनी है कि मोलैलिटी किसके बराबर है, मोलैलिटी बराबर है 1000 m डिवाइडेड बाय 1000 d माइनस m1। वायर ये m क्या है बेटा, वायर m क्या है बेटा, m इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये m1 क्या है, m1 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ, लेकिन किसका बेटा, सोल्यूट का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट का है, ठीक है। और d जो है d क्या है,
डी इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, लेकिन किस में बेटा, इन ग्राम्स पर ml। भूलना नहीं, इसके यूनिट्स हैं ग्राम्स पर ml। अगर ये किसी और यूनिट में दिया है, kg पर ml में दिया है, तब आपको इसको पहले चेंज करना होगा ग्राम पर ml में, और फिर जाकर इस फॉर्मूला में यूज़ करना होगा। अब बेटा इस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो आपके लिए होमवर्क है, यू कैन डू है, यू हैव टू डू इट, और देखना पड़ेगा कि फिर आपको कितना समझ में आया। तो आपसे क्वेश्चन कहेगा फाइंड मोलैलिटी of a solution whose molarity is equal to 6, density is 1.1 grams per ml। ठीक है, और एक और चीज़ है, द सोल्यूट इज NaOH, और सोल्यूट जो आपके पास है वो कौन है, वो NaOH है। ठीक है, हो गया एक सवाल। और दूसरा सवाल जो बेटा आप यहाँ पर करोगे वो ये करोगे, इफ़ द मोलैलिटी ऑफ a glucose solution is 3.2 and its density is 1.2 grams per ml, find the molarity of the solution। find the molarity of the solution। तो यहाँ पर आपको उल्टा करना है, यहाँ पर आपको मोलैरिटी निकालनी है, ऊपर में आपको मोलैलिटी निकालनी है। सो दीज टू क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू डू। जैसे ही आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसके बाद आप ये समझ सकते हो कि आपको, मैं कहूँगा थोड़ा बहुत तो ये समझ में आ ही गया होगा कि आखिर हम कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, बिकॉज ये कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डोंट ट्राई टू skip these things, these are very very important things, और आपको आगे चलकर इनकी इंपॉर्टेंस और पता चलेगी। ठीक है, सो विद दीज वर्ड्स बेटा आई फिनिश टुडेज लेक्चर, होपिंग कि आपको आज के लेक्चर में भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, मोल फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, और आपको जो मैंने क्वेश्चंस दिखाए वो समझ में आ गए होंगे, मोलैलिटी समझ में आया होगा, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बेटा आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इनको, और कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो, यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन इवन मेल मी, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल आईडी दिया गया है।